नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मेरे साथी रणवीर सर आप सभी के सामने अभी क्लास 10th मैथ का अगला जो टॉपिक एक तो मैं चला रखा हूं आपके सामने समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा टॉपिक क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन आज से आपके सामने रणवीर सर लेके आएंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। आप लोग इस चीज़ का बहुत आनंद उठा सकते हो। आप लोगों को आज से मालूम चल जाएगा कि क्षेत्रमिति क्या होती है, कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हर चीज़ निकल के आती है। तो आप लोग रणवीर सर के साथ जुड़िए और आज से इस टॉपिक का आनंद उठाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, रणवीर सर भी आपके सामने ये टॉपिक लेके आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आपको अशोक जी सर ने बताया था कि हम क्षेत्रमिति जो क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखो, हम शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले देखो, हमारे पास बात है क्षेत्रमिति। देखो, क्षेत्रमिति का अर्थ क्या होता है, मतलब क्षेत्र मतलब क्या होता है, कोई भी क्षेत्र मतलब एरिया, इंग्लिश में आप एरिया भी बोलते हो। मिति मतलब क्या होती है, आकृति। तो कोई भी किसी भी आकृति की यदि हमें उसका क्षेत्र फाइंड करवाए अगला, या क्षेत्र हमें कोई भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। अब देखो, आप यदि एक सामान्य भाषा में हम बात करें तो आपके मान लो कि खेत है, फील्ड है, उस फील्ड के अंदर वो वर्गाकार भी हो सकती है, वो आयताकार भी हो सकती है, कैसी भी आपके मतलब फील्ड हो सकती है घर पे जो खेत हैं आपके। तो उनका जो भी हम उसका जो क्षेत्रफल फाइंड करते हैं वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो कौन सी आकृतियां होती हैं जिनका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपके एक लेसन और चलता है, जो लेसन के फील्ड बुक के अंदर आप फील्ड बुक के अंदर भी इन एरियाओं का क्षेत्र फाइंड कर सकते हो, वो भी इसी के आधार पे निकाल सकते हो आप। अब देखो, मेरी बात सुनो। पहले देखो, मैं आपसे दो बात करूंगा। आपने बहुत बार ये देखा है, कई बार आपने देखा है, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। क्षेत्रमिति में स्टार्टिंग बात मैं ये करूंगा आपसे। देखो, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, मतलब दो दिशा या द्विविमीय, और 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय। देखो, हमारे पास बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती हैं जो 2 डायमेंशन भी होती हैं और 3 डायमेंशन भी होती हैं। उनके हम क्षेत्रफल अलग अलग उनके फॉर्मूले होते हैं, उनसे हम उनके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये होती क्या है 2 डायमेंशन आकृति, मैंने द्विविमीय क्या होती हैं। तो देखो, आपके पास जो भी आकृति है, यानी जिन आकृतियों को आप इस बोर्ड के ऊपर या कोई भी समतल के ऊपर जिनको आप दर्शा सकते हो, उन्हें हम द्विविमीय आकृतियां बोलेंगे। जैसे कि आप मेरे को ये बताओ, मेरे पास है मान लो कि वर्ग स्क्वायर है और स्क्वायर को मैं बोर्ड पे दर्शा सकता हूं, मतलब ये स्क्वायर की मान लो कि भुजा है, अक्ष है, तो ये इसकी चारों भुजाएं इस समतल में आ रही है ना। उसके बाद में देखो, मैं आगे बात करता हूं, जैसे कि मैं आयत की बात करता हूं जिसके अंदर दो ही दिशाओं की आवश्यकता होती है। देखो, आयत के अंदर भी हमें लंबाई और इसकी मतलब लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। मतलब इस आकृति को भी हम बोर्ड के ऊपर आराम से दर्शा सकते हैं। इसके साथ ही देखो, मेरे पास है मान लो कि ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर भी मैं साइड होती है, इन साइडों को आराम से इस बोर्ड पे दर्शा सकता हूँ। इसके साथ ही देखो, बहुत सारी आकृतियां होती है, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटर होते हैं, मतलब चतुर्भुज होते हैं। जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज होता है, नाम आपने सुने होंगे। एक समचतुर्भुज भी होता है हमारे पास, समझ गए। एक समलंब चतुर्भुज होता है। इन सभी आकृतियों को हम ब्लैक बोर्ड पे, मतलब ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, इस पे हम दर्शा सकते हैं। यानी कि एक समतल के अंदर इन सभी आकृतियों को हम लिख सकते हैं। समझ गए मेरी बात। अब देखो, वर्ग है, आयत है, एक वर्ग में देखो भुजाएं तो होती है और आराम से भुजा आप यहाँ ज्ञात कर सकते हो। एक आयत में लंबाई और चौड़ाई मतलब दो ही दिशाएं हमारे पास हैं। देखो, इसके अंदर मैं दिशा की बात करूं तो आप ऐसे खींच के देखोगे, ऐसे
एक तो ये आपके पास दिशा हो गई और ये एक ये हो गई, मतलब दो दिशाओं के अंदर ही आ रहा है ना। ऐसे ही एक आयत है, ये भी दो दिशाओं के अंदर आ रहा है। ऐसे ही एक त्रिभुज है, इसके अंदर देखो ऊंचाई के साथ मैं लंब डालूंगा तो ये भी आपके पास दो दिशाओं के अंदर ही हो जाएगा, समझ गए। ऐसे आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इनको हम इस बोर्ड पे दर्शा सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो आकृतियां हम बोर्ड पे ज्ञात कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं वो ही 2D यानी कि द्विमीय आकृतियां होती हैं। अब देखो आपने ये भी हमारे पास टॉपिक है, हमें 2D और 3D दोनों के लिए है ना मेंसुरेशन फाइंड करना है, मतलब उनका क्षेत्रफल या फिर उनका वॉल्यूम ज्ञात करना है हमें। पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति और उसके बाद में इनका वॉल्यूम निकालेंगे अलग से। अब मेरी बात सुनो, 3D का मतलब क्या होती है? तीन दिशाओं की आवश्यकता होती है। वे आकृतियां जिनके अंदर तीन दिशाओं की आवश्यकता हो में, देखो आपने कभी मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर देखा होगा, यह आपके पास एक्स डैश है और वाई डैश है, मतलब ये आपके पास दो ही दिशा हैं। कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि आपके पास जेड एक्सिस भी होता है, समझ गए। यानी कि जो आकृतियां इस एक्सिस के अंदर हो, मतलब जिनके लिए तीन दिशाओं की आवश्यकता हो, वो 3D डायग्राम होंगे आपके, समझ गए। अब बात सुनो, वो कौन से होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोण मतलब क्या होता है? शंकु, बात समझ गए। कोण के बाद में देखो बेलन है, सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर, ये बेलन। उसके बाद में देखो 3D जो डायग्राम है, आपके पास गोला होता है, देखो गोला भी होता है और एक वर्त भी होता है। जो वर्त है ना वो 2 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, लेकिन गोले के अंदर 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है। इन आकृतियों के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। छोटी सी बात यह है कि देखो शंकु है, शंकु आपने देखा होगा, कोई भी टोपी है जो शंकुआकार है या कुछ भी, मतलब शंकु के आकार के बहुत सारे पेड़ भी होते हैं, आपके घर पर भी बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं, वो शंकु के आकार की होती है। उनके अंदर देखो आप उनको सामने से देखने से आपको सामने वाला भाग ही दिखाई देता है, पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मैं मान लो कि एक वर्ग की बात कर रहा हूं, एक वर्ग को आप कहीं से भी देखो आपको पूरा वर्ग दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर आपको सामने वाला पार्ट ही दिखाई देगा, पीछे वाला आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब ये 3D है। ऐसे देखो एक बेलन है, मतलब एक सिलेंडर है। मान लो कि ये मेरे पास ये मार्कर है, ये बेलनाकार है, इस मार्कर को मैं यहां से देख रहा हूं, मेरे को यही भाग दिखाई दे रहा है, मतलब पीछे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी 3D डायग्राम है। ऐसे ही आपके पास कोई भी गेंद है, देखो गेंद होती है वो गोलाकार होती है, और जो वर्त होता है ना, सर्किल होता है ना, सर्किल तो आप कोई भी चक्रिया है वो क्या होता है? सर्किल के आकार का होता है। तो देखो गेंद है, गेंद को आप सामने से देखो, पीछे वाली भाग है, कोई भी पॉइंट कर दो पीछे, और सामने से देखने से वो पीछे वाला पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ मान लो कि आपके पास घनाभ है, एक होता है घनाभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, समझ गए। और एक आपके पास देखो, एक आपके पास होता है क्यूब, ये क्यूब है, समझ गए। अब देखो इस क्यूब को, और क्यूबॉइड मतलब ये है जो मेरे पास है, ये क्यूबॉइड है मान लो, समझ गए। इसके सामने से आप देख रहे हो, ये आपको पीछे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही मान लो कि इसके यदि फलक हैं वो वर्गाकार होते तो ये क्यूब हो जाता। मतलब इन दोनों में डिफरेंट यही है कि इनके अंदर जो इसके फलक होंगे ना वो आयताकार होते हैं, और इसके फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। इसमें भी 6 सतहें होती हैं, इसमें भी 6 सतहें होती हैं। अब मैं बात करूंगा आपको 2D और इन 3D डायग्राम्स है, इनके आपको एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना आपको, और यही आपकी क्षेत्रमिति होती है, समझ गए। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 2D डायग्राम है, उनके लिए एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, क्या चीज होती है उनके अंदर। देखो मान लो 2D डायग्राम है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक वर्ग से, यानी कि स्क्वायर से। वर्ग के अंदर देखो ये वर्ग है, इनके देखो जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अब जो पॉइंट बता रहा हूँ ना ये पूरी एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। मैं पहले आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाऊंगा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाओगे, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये आपके पास क्यू स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, एक स्क्वायर के अंदर उसकी सभी भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। पहली नंबर बात तो ये है,
इसकी देखो प्रॉपर्टी देखो आप, यानी कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान या बराबर होती है। समझ गए मेरी बात। दूसरी बात देखो इसके अंदर, दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, देखो ये जो इसके अंदर कोण होते हैं, मतलब एक स्क्वायर के अंदर 4 कोण है और ये चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। समझ गए। तो इसका जो प्रत्येक कोण है ना, कोण या एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ गए इतनी बात। अब देखो थर्ड बात, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बता रहा हूं आपको। देखो इसके अंदर एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर के अंदर इसके 2 विकिरण है। एक विकिरण आपका ये है और ये सेकंड आपका विकिरण है। मान लो ये विकिरण और ये दोनों विकिरण होते हैं ना, एक स्क्वायर के अंदर 2 विकिरण होते हैं, दोनों लंबाई में बराबर होते हैं। मेरी बात समझ गए। यानी कि इसके विकिरण लंबाई में बराबर होते हैं। अब देखो एक मैं आपके पास ऐसा ही एक सेकंड डायग्राम बनाऊंगा। सेकंड डायग्राम है वो है आपके पास समचतुर्भुज का। नाम सुना आपने। देखो समचतुर्भुज में कोई खास डिफरेंट नहीं होता। यह आपका समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज के अंदर भी क्या होता है, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती है, सम मतलब समान चतुर्भुज, मतलब जिसके अंदर 4 भुजाएं हो, मतलब इसकी भी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या है, समान है। मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये भी है, मतलब ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये इस पे भी लागू हो रही है। समझ गए मेरी बात। सेकंड बात मैं बताऊंगा कि अब बात होती है इसके विकिरणों की। तो इसके एक समचतुर्भुज होता है ना, उसके विकिरण लंबाई में बराबर नहीं होते हैं। दोनों में आपको काफी बार अंतर पूछा जाता है, तो आपको यह बताना है एक जो वर्ग होता है, एक स्क्वायर होता है, उसके विकिरण होते हैं वो लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन एक समचतुर्भुज है उसके विकिरण कभी भी लंबाई में बराबर नहीं होते। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, इसके जो विकिरण है ना वो यहाँ समद्विभाजित करेंगे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ या कोण पे यहाँ काटते हैं। मेरी बात समझ गए ना। विकिरण याद करना होगा आपको क्षेत्रफल के लिए, याद रखनी है इस ये बात कि इसके विकिरण है वो 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं और इसके विकिरण लंबाई में बराबर होते हैं। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, ये 3 बात इसके लिए आपको याद रखनी है। अब मैं पहले इसकी बात करता हूं, पहले मैं इसका क्षेत्रफल की बात करता हूं, एरिया की बात करता हूं। तो आप जानते हो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। समझ गए। मतलब इसकी भुजा हमने ए मान रखी है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है। सेकंड बात देखो, क्षेत्रफल के बाद में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इसके मैं परिमाप की बात कर रहा हूं। समझ गए। यानी परिमाप मतलब पैरामीटर। तो देखो इसकी जो पैरामीटर है, इसका जो परिमाप है, इसकी देखो परिमाप क्या होता है, कोई भी यदि आकृति, आपको परिमाप के लिए कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहिए, वो आपका स्क्वायर हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी आपकी आकृति है ना, उसका परिमाप ये होता है। मान लो कोई भी आकृति है, मान लो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, इनकी सभी भुजाओं का योग कर दो, वो इसका क्या है, परिमाप है। मैं बोलूंगा कि आप बोलोगे सर ये त्रिभुज है, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, इसका परिमाप बताओ। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। 3 5 8 8 8 16, तो इसका परिमाप कितना है, 16 यूनिट हो गया। मेरी बात समझ गए। ऐसे ही देखो आपके पास स्क्वायर है, आपके पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, 4 × भुजा, यही है ना। ये कहां से आया आपके पास, देखो इसकी ये भुजा कितनी है, ये साइड कितनी है ए, ये साइड कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, और ये भी कितनी है ए, मतलब चारों भुजा बराबर है। तो देखो ए ए ए ए 4 बार जोड़ के क्या हो गया, 4a, और ए का मान क्या है, भुजा ही तो है, 4 × भुजा। समझ गए ना। ये हम यहाँ से परिमाप याद कर सकते हैं। तीसरी बात देखो, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हमने बता दिया इसका। इन डायग्रामों के लिए देखो, 2D डायग्रामों के लिए वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते हम, इनका वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम तो उन्हीं आकृति होगा जो 3D आपके डायग्राम्स के अंदर होंगे। सेकंड बात देखो, अब यही बात मैं इस पे लगाता हूं,
इसके लिए मैंने बता दी कि एक समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज के अंदर भी क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसके विकिरण लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकिरण 90 डिग्री के एंगल या कोण पे एक दूसरे को काटते हैं। बात देखो एक समचतुर्भुज के लिए, देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल इनका होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। यदि आपको एक समचतुर्भुज के विकिरण दे रखे हैं तो आप 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। समझ गए मेरी बात। सेकंड बात मैं आपको यह बताऊं, इसके लिए परिमाप तो यही होगा, ये भी ए है, सभी भुजाओं का योग होता है, तो 4 इंटू भुजा, ये इसके लिए क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप आप इसका भी बता सकते हो और इसका भी बता सकते हो। तीसरा डायग्राम देखो, कोई भी मान लो कि अब मैं तीसरा डायग्राम लेता हूं, मान लो कि आपके पास मैं त्रिभुज ले रहा हूं, समझ गए, मान लो कि ये एक त्रिभुज है ABC। अब त्रिभुज बहुत प्रकार के त्रिभुज होते हैं, मतलब मान लो कि ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब जिसके अंदर 3 भुजा हो। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये तीनों भुजा क्या होंगी, समान होंगी। दूसरी बात मैं आपके पास करूं, एक होता है आपके पास समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ही आपके पास त्रिभुज होते हैं, उनके लिए आपको उनका जो क्षेत्रफल है वो निकालना बताता हूं। एक देखो, सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज की बात करता हूं। समबाहु त्रिभुज के अंदर मान लो कि इनकी सभी भुजाएं बराबर है, तो मैं इसको भी ए मान लेता हूं, इसको भी ए और इसको भी ए। और एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक खास बात ये होती है, यह आपको याद रखनी है कि इसका प्रत्येक कोण है ना वो 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है, ये देखो, यदि ये भुजा है, इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण है, और इस भुजा के सामने ये कोण है, और ये तीनों भुजाएं समान है, तो इनके कोण भी समान होंगे। और हमें इनका योग, एक त्रिभुज में कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री बनाने के लिए यदि तीनों कोण समान रखेंगे तो वो 60-60 डिग्री के ही होंगे। समझ गए मेरी बात। अब देखो समबाहु त्रिभुज के लिए आपको मान लो कि इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप तो 3 गुना भुजा हो गया, बात समझ गए। यदि आपको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी कि एरिया ज्ञात करना है, तो आप इसका एरिया कैसे ज्ञात कर सकते हो। इसका एरिया के लिए फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले व्युत्पन्न होते हैं, लेकिन हम क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनको व्युत्पन्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम हमारा खराब होगा, इनको याद ही रखने आपको। ये है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। समझ गए। ऐसे ही मैं एक समकोण त्रिभुज की बात करूं, पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है, देखो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बाकी ये कोण कितने का भी हो, ये कितने का भी हो। उसके बाद में सेकंड बात, इसके अंदर हाइट होती है, मतलब एक भुजा होती है वो लंबवत होती है, लंबवत होगी तो ही 90 डिग्री का कोण होगा। ये लंबवत होती है तो इसके अंदर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और ये इसके अंदर बेस होता है। समझ गए। इसके अंदर देखो समकोण त्रिभुज है, इसका मैं यदि मेरे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर यदि आपको भुजा भी ज्ञात करनी है तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये भी आपको यही ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये त्रिकोणमिति के अंदर चलेगी, जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसके अंदर इस पे डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ अभी आपको थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये थ्योरम होती है कि इसके कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ गए। यानी कि मेरे को कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण इक्वल टू रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। मेरी बात समझ गए। ऐसे ही आप देखो, मान लो कि आपको इसका परपेंडिकुलर मतलब आपको इसका लंब ज्ञात करना है, तो आप यहाँ से लंब भी निकाल सकते हो कर्ण में से आधार को घटा के, और इसका आप बेस मतलब इसका आधार भी निकाल सकते हो कर्ण में से लंब को घटा के। सबसे बड़ी भुजा होती है उसके अंदर वो कर्ण ही होती है, यह आपको थोड़ी सी और याद रखनी है बात को। ऐसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये इसके लिए ऊंचाई है, और जिस एंगल जिस भुजा के साथ बना हुआ है वो इसका आधार हो जाएगा।
और आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो मेरी बात देखो, ये आपको त्रिभुज के बारे में मैंने बताया। अब देखो त्रिभुज हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, उनके फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूलों को आपको रट के नहीं रखना है। वो हम क्वेश्चन करेंगे ना तो एक भी फॉर्मूला नहीं रटना है, क्वेश्चन के साथ मैं ऑटोमेटिक आपको बता दूंगा कैसे करने हैं उनको। एक देखो मेन बात होती है त्रिभुज के लिए, मान लो कि कोई त्रिभुज है और उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला होता है जिसको हम, आपने भी सुना होगा हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। ठीक है, बहुत मतलब 6, 7, 8 क्लास में ये चल जाता है, उस स्टैंडर्ड में इसकी बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। हीरोन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भुजा मान लो ए है, ए कोण के सामने जो भुजा होगी वो स्मॉल ए होगी, बी कोण के सामने जो भुजा है वो स्मॉल बी, और सी के सामने जो भुजा है वो स्मॉल सी से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ। समझ गए? अब देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखो हीरोन का सूत्र होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझ गए? ये सूत्र होता है। अब आप बोलोगे कि सर ए ये तो भुजा है, बी भी भुजा है, सी भी भुजा है, ये तो हमें पता है। मान लो आपके पास ए 3 है, ये 4 है, ये 7 है, तो ए बी सी के मान तो आप रख सकते हो, लेकिन आपके पास ये एस क्या है, तो देखो ये एस है होता है, इसको हम सेमी पैरामीटर बोलते हैं। मतलब आपके पास पैरामीटर होता है, उसका आधा ही करना आपको, आधा करते ही सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो देखो ये होता है इसका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर से इसका एस लिया हुआ है, सेमी से एस लिया है इसका। परिमाप क्या होता है, मान लो कि मेरे को इस त्रिभुज का परिमाप याद करना है, तो परिमाप आप बोलोगे सर परिमाप होता है इसकी तीनों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप है। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी मतलब अर्ध परिमाप है, मतलब परिमाप का आधा है, तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपके पास एस का मान हो जाएगा। तो आप यहाँ से एस का मान निकाल लोगे और इस फॉर्मूले में रखते ही आप इस कोई भी त्रिभुज है, कैसा भी आपके पास त्रिभुज है, हीरोन का फॉर्मूला हर त्रिभुज के अंदर लागू होगा। आप आराम से इस फॉर्मूले से भी कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। सेकंड बात देखो, अब एक देखो आपके पास होता है आयत, ये मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, आयत के अंदर क्या होता है, आयत के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना, आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं या समान होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखो इसकी यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट यही होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, यही बात है, इसके अंदर भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बात करता हूं मैं इसके विकिरणों की, तो इसके अंदर 2 विकिरण है और दोनों विकिरण वर्ग की तरह इसमें भी दोनों विकिरण लंबाई में बराबर होते हैं या इक्वल होते हैं। तो देखो इसके विकिरण लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके विकिरण है वो लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेकंड, अब मैं आपको ऐसा ही एक डायग्राम है जिसका आपने नाम सुना होगा, समांतर चतुर्भुज। ए बी सी, इन दोनों में कंपैरिजन देखो। समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी इनकी भी सेम रहेगी। बात है इसके विकिरणों को आपको याद रखने, इसके विकिरण लंबाई में बराबर नहीं होते हैं और जो विकिरण है वो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को यहाँ काटते हैं। मतलब एक समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी देखी थी उसी के अनुसार इसके विकिरण भी लंबाई में बराबर नहीं होते हैं और इसके विकिरण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। अब मैं देखो बात करता हूँ आयत के अंदर,
पहली बात तो करता हूं मैं आयत का परिमाप। परिमाप मैंने बताया था, मान लो ये भुजा ए है, ये बी है, तो ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो आयत का परिमाप मेरे को ज्ञात करना है, तो मैंने कहा कि इनकी सभी भुजाओं का आप जोड़ दो, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब ए बी जोड़ दिया मैंने। इसके बाद में देखो ए कितना हो गया, 2a प्लस 2b, 2 मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, तो 2a प्लस b। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला निकल के क्या आया, 2a प्लस b, मतलब a क्या है लंबाई और b क्या है इसकी चौड़ाई। तो हमें याद कर रखा है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। समझ गए। सेकंड बात देखो, सेकंड बात है इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल मेरे को यदि इसका एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू बी। मेरी बात समझ गए, लेंथ इंटू ब्रीथ, इंग्लिश के अंदर L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी है। इसके अंदर और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन हम वहां जब क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके साथ और इसकी जो कॉन्सेप्ट बची हुई है वो आ जाएंगे आपके सामने। ऐसे ही देखो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब समांतर चतुर्भुज में बात क्या होती है, मैं बोलूं इसका परिमाप बताओ, तो आप आराम से परिमाप बता सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, मतलब इस आयत के समान ही इसका होगा। बात यह है इसके क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब आप बोलोगे कि सर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमने निकाला, वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और एक समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई होता है। देखो एक इसके अंदर देखो, पहली बात ये मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर आपके पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, समझ गए ना। अब त्रिभुज का आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। त्रिभुज का कैसे ज्ञात कर सकते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से 2 बन रहे हैं, तो 1/2 और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड बात, क्षेत्रफल हो गया, इसका परिमाप हो गया। सेकंड हमारे पास देखो एक हमारे पास ये चतुर्भुज होता है और इसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। नाम कैसे पड़ा, समलंब। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 भुजाएं होती है ना, वो समांतर होती है, मतलब भुजाओं का एक जोड़ा होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। कोई भी त्रिभुज दिखे आपको, चतुर्भुज दिखे, चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं का जो एक जोड़ा है वो क्या है, समांतर। देख लो इनको आगे आप बढ़ा लो, कहीं भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि कट नहीं करेंगे। सेकंड बात है, देखो एक जोड़ा होता है ना, वो आगे बढ़ाने पर मतलब वो प्रतिच्छेदी होता है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये कहीं पे जाके कट करेगा, मतलब भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। उससे ही हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसके लिए यहाँ हमें लंब डालना है, वो आपको मैं बताऊंगा क्षेत्रफल के अंदर। बात करते हैं पहले इसके, बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। मान लो कि ये भुजा आपके पास ए है, ये भुजा बी है, समझ गए, ये इसकी ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग। कौन सी भुजा, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समझ गए। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 समांतर भुजाएं ए प्लस बी मान रखी है हमने, a प्लस बी इंटू एच। ये आपके पास क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल होता है इसका समांतर भुजाएं हैं, ये ए है, ये बी है, इनकी ऊंचाई है वो एच है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। आप आराम से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। सेकंड बात देखो, कई बार आपको 2 समांतर भुजाएं दी जाएंगी, आपसे ऊंचाई भी ज्ञात करवा सकता है। वो क्वेश्चनों की बात है, वो सभी क्वेश्चन के अंदर सोल्व हो जाएंगी। बेसिक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखो मैन तो यही आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो 2 डायग्राम की, मैं 2D डायग्राम की बात करता हूं, तो हमारे पास एक होता है वृत्त, यानी कि सर्किल।
समझ गए। आप देखो ये सर्किल है, सर्किल का भी परिमाप होता है, इसका परिमाप क्या होता है, देखो सर्किल के अंदर ये मान लो कि इसका त्रिज्या आर और ये इसका है केंद्र ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। अब कई बार देखो एक छोटी सी प्रमेय है जो आपको यहीं पे याद रखनी है कि एक जो सर्किल होता है ना, एक सर्किल उसके अंदर मान लो कि ये मैं कोई लाइन बना दी, ये मैंने बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ऐसे बना दी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जीवा, समझ गए। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। अब आप बोलोगे सर फिर व्यास क्या होता है, ये सभी लाइन एक सर्किल के अंदर जितने भी आप इसको इंटरसेक्ट पॉइंट पे मतलब इधर इधर कोई किसी पॉइंट पे टच करवा दो, सभी इसकी क्या होती हैं, जीवा होती हैं। व्यास में बस यही डिफरेंट है कि एक सर्किल की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वही उसका व्यास होता है। मतलब एक सर्किल में सबसे बड़ी लाइन मैं इसके केंद्र से होकर बनाऊंगा या केंद्र से होकर गुजरेगी, वही सबसे बड़ी होगी, तो ये जीवा भी है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है, यही इसका क्या होता है, व्यास होता है। मतलब ये भी आर है तो ये भी आर है, मतलब एक सर्किल का व्यास होता है, व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। मतलब आप त्रिज्या का डबल करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, व्यास आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, परिमाप देखो, परिमाप ये होता है इसका 2πr, पाई का मान आपको पता है 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो। आर है इसके अंदर, क्या है आर, क्या है त्रिज्या है, ठीक है। 2 आपके पास पता है, आपको कोई कॉन्स्टेंट राशि है। सेकंड बात मैं आपके पास ये कर रहा हूं, इसके बाद में इसके पास इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया। अब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया क्या होता है, πr² होता है, मतलब r क्या है, त्रिज्या, तो आप πr² करते इसका एरिया याद कर सकते हो। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपके पास एक वर्त का पूरा टॉपिक है 10th क्लास के अंदर, वो 10 नंबर का है, और उसी टॉपिक के अंदर मैं पूरी सर्किल की जो प्रमेय है, वर्त की जो प्रमेय, उसी के अंदर पूरी प्रमेय, बहुत सारी प्रमेय होती हैं इसके अंदर, स्पर्श रेखा खींचने की प्रमेय, बहुत सारी जो प्रमेय होती हैं वो उस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे। अभी हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो, क्षेत्रमिति के अंदर इसका क्षेत्रफल से ही रिलेटिव आपके पास क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो मैंने आपको वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त, इतनी बात मैंने आपको बता दी। ये सभी जो आपकी आकृति हैं ये होती हैं 2 डायमेंशन, मतलब जिनके अंदर 2 दिशाओं की आवश्यकता है, जो एक समतल में आसानी से बनाई जा सकती हैं। इसके बाद में देखो कुछ आकृतियां, 1-2 आकृतियां यदि रह भी गई, कोई आकृति आपके जो सिलेबस में है वो इतनी ही है, और कुछ आकृतियां और हैं 2 डायमेंशन में, बहुत सारी आकृतियां होती हैं, लेकिन उनके क्षेत्रफल आपसे ज्ञात नहीं करवाए जाएंगे। सेकंड बात मैं करता हूं क्षेत्रफल के अंदर 3 डायमेंशन, मतलब 3D आकृतियों की। 3D आकृतियों की मैंने बताई, इसको बोलते हैं हम त्रिविमीय। मतलब 3 दिशाओं की आवश्यकता होती है इसके अंदर। अब देखो पहले मैं बात करता हूं, आपके पास इनको आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये ही यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 3D डायग्राम से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो फर्स्ट बात मैं आपके पास करता हूँ, 3D डायग्राम में कौन सी आकृति की बात करता हूँ। मान लो कि मैं आपके पास ये तो ले लिया शंकु, और इधर ही ले लिया बेलन यानी कि सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब दोनों में देखो साथ साथ देखते रहना दोनों को। इस शंकु के अंदर क्या होती है, ये मान लो इसका आधार है, और आधार की ये मान लो कि त्रिज्या है आर। इस बेलन के अंदर भी मान लो कि देखो इनके जो शंकु में भी नीचे वाला भाग वर्ताकार ही तो होता है, और आप एक बेलन, आप बेलन को देखोगे तो वो बेलन नहीं आप घर वाला खाना बनाते हो, बेलन आप कोई भी पाइप है उस पाइप को लो, जो आपके घर पे पाइप है उस पाइप के देखो दोनों छोर पे देखो सर्किल वर्ताकारी होते हैं ना, और वर्त है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो मान लो ये त्रिज्या इसकी R1 और ये त्रिज्या मान लो R2। त्रिज्या अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं है इनकी। अब मैं बात कर रहा हूं आपके पास, अब मेरी यहां से बात सुनना, यदि आप शंकु की बात करें, अब इस शंकु के अंदर देखो
ये है, मान लो कि डायरेक्ट ऊंचाई क्या होती है, मतलब आप इसके आधार है, मान लो ये आधार है और इस आधार पे आप डायरेक्ट लंब डाल रहे हो ना, वही उसकी ऊंचाई होगी। मान लो कि कोई भी, मैं ये बात करूं कि आपको किसी भी मकान है उसकी यदि किसी कमरे की आपको ऊंचाई याद करनी है तो आप उसके बीचों बीच से डायरेक्ट लंब डाल दो छत तक, वो उसकी ऊंचाई है। न कि आप किसी कोने से दूसरे कोने तक कोई भी भुजा या लाइन बना रहे हो, आप उसको ऊंचाई नहीं बोल सकते। ऊंचाई आपकी डायरेक्ट होती है, लंबवत होती है एकदम। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो फिर ये क्या है, ये है इसकी एल और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई है इसकी। तो ये हो गई एल तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, बात करता हूं मैं शंकु का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, जहां आर है त्रिज्या और एल है इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि आपको अगला जो एग्जामिनर है वो आपको त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये दोनों चीज देगा, कोई जरूरी नहीं है। आपको इसकी त्रिज्या के साथ ही शंकु की ऊंचाई भी दे सकता है। मेरी बात समझ गए, शंकु की त्रिज्या के साथ आपको ऊंचाई भी दे सकता है, आपको ऊंचाई और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे सकता है, और फिर भी आपसे क्षेत्रफल याद करवा सकता है अगला। तो आपको यहां यह बात याद रखनी है, देखो मेन बात यह है इसकी, क्षेत्रफल का आपको पता चल गया। क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। ठीक है, आर इसकी त्रिज्या है, एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है, एच इसके अंदर क्या है, इसकी ऊंचाई है, हाइट। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको यह बताया कि ये इसकी ऊंचाई है तो ये इस पे लंबवत है, लंबवत है तो ये यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो मेरे को ये बताओ कि ये एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। और यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर लंब भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, इसका बेस मतलब इसका आधार भी होगा, और इसके लिए हाइपोटेन्यूस मतलब इसका कर्ण भी होगा। और यदि ये चीज इसके अंदर समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन भी करेगा। अब मेरी बात सुनो, यदि आपको ऊंचाई दे रखी है और आपको मान लो कि अगले ने, फिर आपसे यदि अगले ने क्षेत्रफल फाइंड करवा लिया या ज्ञात करवा लिया तो आप कैसे ज्ञात करोगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको यही कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की यदि आपको दो भुजाएं दी गई है, आप उसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये इसकी तीनों भुजा हो गई। अब मान लो कि ये भुजा दी गई है तो ये आप आराम से तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो, क्योंकि ये कर्ण हो गया और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या होगा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आप तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपके पास ये दे रखी है तो आप एच, यदि हाइट ज्ञात करनी है आपको, मान लो इसकी हाइट ज्ञात करनी है एच, तो एच कैसे ज्ञात कर सकते हो, इसकी हाइट ये, तो ये आप इस कर्ण में से किसको घटा दोगे, बेस को, मतलब इससे आर स्क्वायर को, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ गए। ये आपको शंकु के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। सेकंड बात देखो, अब मान लो कि ये 3D, मैंने बताया था कि ये 3D आकृति है, तो 3D आकृति है तो इसका आयतन भी होगा, मतलब वॉल्यूम भी होगा। और वो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, पहले देखो इसकी बात सुनो छोटी सी। ये मान लो कि आपके पास इसके अंदर देखो, क्षेत्रफल के अंदर आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, और एक नाम होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया पूछ सकता है या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। सरफेस एरिया के अंदर तो देखो, सरफेस एरिया के अंदर कभी भी ये वर्ताकार भाग है ये काउंट में नहीं होता है। मतलब ये तो हमने जो मैं फॉर्मूला बताया मैंने आपको, पाई आर एल, ये आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, यानी इसका सरफेस एरिया है। लेकिन आपसे अगला क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या पूछा है, आपको इसी शंकु का या इसी कोण का आपको क्या पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। तो वो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखो इस डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये मान लो कि आपके पास ये सर्किल, ये वर्ती तो है, तो इसके अंदर पूरी आकृति है ना वो काउंट हो जाती है। पूरी डायग्राम के अंदर जितने भी भाग है ना, मतलब ये वर्ताकार भाग है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इतने का तो मैंने बता दिया आपको, इतने का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। प्लस आपके पास इस वर्त का भी आपको क्षेत्रफल ऐड करना है, वो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर
स्क्वायर। समझ गए। मैं यहाँ से देखो पाई आर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो पाई आर कॉमन निकाल लिया तो एल प्लस आर, तो हम ऐसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसी के साथ मैं इस वर्त की बात, इस सिलेंडर की बात करता हूँ, बेलन की। बेलन के अंदर देखो, बेलन के अंदर ये भी एच है और ये भी हाइट है। बेलन की हाइट ही है ना, ये इसकी त्रिज्या है। मेरी बात समझ गए। मैं त्रिज्या मान लो आर मान रखी है मैंने। अब देखो मेरे पास यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, अगला क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट यदि मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही है, मतलब इसका किसका है, इसका सरफेस एरिया ही है। वक्र पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल क्या होता है एक बेलन का, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। आर आपके पास, आर यहां क्या है त्रिज्या, और एच क्या है इसकी ऊंचाई है। तो ये आप आराम से क्षेत्रफल बता सकते हो। 2 पाई आर यहाँ त्रिज्या का मान बताएगा, अगला आपको यहाँ से आपको ऊंचाई रखनी है इसके अंदर। सेकंड बात देखो, सेकंड बात मैं जब इसकी बात करूं, मैं बोलूं इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, यानी कि टोटल जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यदि वो अगला हमें पूछे, यानी कि टोटल मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये वर्त है, ये भी जुड़ेगा और ये भी वर्त है, तो ये दोनों भाग देखो, इसके अंदर ऐसे ही तो है ये डायग्राम, और इसके अंदर दो ऊपर भी वर्ताकार भाग है और नीचे भी क्या है सर्किल है, तो इन दोनों का एरिया भी इसके अंदर ऐड होगा। तो आपके पास देखो ये 2 पाई आर एच है, इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस इसका भी कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। यहां से देखो आप कॉमन निकाल सकते हो किसको, 2 पाई आर को, तो क्या होगा एच प्लस आर। तो ये इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही अब देखो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, किसके लिए, एक शंकु और बेलन दोनों का एक साथ आपको याद रखना है। एक शंकु है, मान लो ये आपका शंकु है और ये बेलन है। बेलन के अंदर देखो यदि आपके सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर का यदि वॉल्यूम या आयतन यदि अगला आपसे ज्ञात करवाए तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कंडीशन मैंने बताई थी, एच इसका क्या है ऊंचाई है, आर इसकी क्या है त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बात करनी है आपको, देखो इस शंकु का आपको रटना नहीं है। शंकु का जो आपका एरिया वो वॉल्यूम है, वो इसके वॉल्यूम का 1/3 ही होता है, मतलब आप इसका आराम से बता सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि आपको सिलेंडर का याद है पाई आर स्क्वायर एच, तो एक शंकु का जो वॉल्यूम है या आयतन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 1/3 होता है। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों के लिए हम आयतन बता सकते हैं। छोटी सी बात मैं एक आपको ये बताऊंगा कि आप ये मेरे को बताओ कि एक शंकु, मान लो कि कोई भी आकृति है, दो चीज हम यूज कर रहे हैं, एक तो क्षेत्रफल मतलब एरिया और दूसरी इसका बोल रहे हैं आयतन। ये दोनों आकृतियों में अंतर क्या है, कैसे आपको बता सकते हो कि ये इसका क्षेत्रफल है ये आयतन है। देखो पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या इसका आयतन ज्ञात करो। मैं दो चीज आपको बता रहा हूं। मान लो कि ये मेरे पास, मान लो कि वो है, वो बता देना, पहले देखो इस चीज से समझना। ये हमारे पास पानी की बोतल है, पानी कमी है इसमें, इस पे ध्यान नहीं देना आपको। आपको ये देखना है इसके अंदर, देखो आप, मैं ये बोलूं कि ये बोतल है और इस बोतल के लिए मान लो कि मैं आपको ये दे दूं, मान लो कि ये प्लास्टिक से बनी हुई बोतल है, और मैं आपको ये बोल दूं कि इसके लिए मेरे को, मान लो कि कोई प्लास्टिक की सीट है और उस सीट से एक बोतल बनानी है, तो कितनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। मतलब जो इसका बारी, ये जो बना हुआ है, ये चारों ओर से बनी हुई है ना, ये जिस चीज से बनी हुई है वो इसका क्षेत्रफल होगा हमेशा। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल बोलेंगे। इस चीज को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मान लो कि कोई भी एक आपके पास बर्तन है, उस बर्तन में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो आप
कैसे ज्ञात करो कि हमें इसमें के अंदर क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयतन ज्ञात करना है या एरिया ज्ञात करना है या वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो आप ये बताओ, आपको मान लो कि ये पूछ ले कि मान लो कि कोई भी बाल्टी है, उसके अंदर मान लो कि ये पूछे कि एक बाल्टी है, उसकी ऊंचाई इतनी है और उसका मान लो कि कुछ भी आपको दे दे, वो बाल्टी बेलनाकार बाल्टी है, तो उसके अंदर कितनी धातु लगी, मान लो कि वो पित्तल की बनी हुई है, तो उसके अंदर कितनी पित्तल लगी, तो आप आराम से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको बता सकते हो इसके अंदर इतनी धातु का उपयोग हुआ है। लेकिन यदि आपको ये पूछ ले उस बाल्टी के अंदर कितना दूध है, तो मतलब किसी भी आकृति के अंदर जितना अंदर वाला भाग होता है उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इसके अंदर क्या आ सकता है, वो इसका क्या है, आयतन है। मैं मान लो कि मैं ये बोलूं कि इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, तो वो इसका वॉल्यूम है। और ये बोतल जिस प्लास्टिक से बनी हुई है, यदि इस प्लास्टिक की मेरे को ये बोल दे कि इसके अंदर ये बोल दे कि इतनी ऊंचाई की इतनी त्रिज्या की, मैं मान लो कि कोई भी प्लास्टिक है वो यूज कर रहा हूँ, बेलनाकार है, मैं इसका, और फिर उस प्लास्टिक के आपको रेट बता दे कि इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर प्लास्टिक के रुपए 5 रुपए लगते हैं, तो आप आराम से इसका आराम से बता सकते हो ये कितने रुपए की बोतल है, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकालोगे फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए। अब देखो क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के जो होती है, मान लो कि यूनिट स्क्वायर होता है इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। मान लो कि आपके पास राशि सेंटीमीटर में है तो आपकी इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, मीटर में है तो आप इसके आगे राशि है। मान लो कि क्षेत्रफल याद कर लिया मैंने किसी भी त्रिभुज का, मान लो कि क्षेत्रफल निकाला 216 हुआ, तो वो हमेशा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। और वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, आयतन के अंदर जो राशि होती है वो क्या होती है, वो होती है यूनिट क्यूब में। समझ गए। यानी कि किसी भी आकृति का लगाओगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, कैसे भी आपके पास जो आकृति जिस विमा में दी गई है वहाँ से आप आराम से लगा सकते हो। ये यूनिट स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि 10th क्लास में यूनिट के भी स्पेशल नंबर होते हैं। यूनिट इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे हो आप। अब देखो सेकेंड बात, ये मैंने आपको क्षेत्रफल और आयतन के अंदर कॉमन जो डिफरेंस है इनका वो मैंने आपको बता दिया। और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे, रेगुलर करेंगे। आप ऐसे ही बने रहना चैनल पे और वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।